सबसे बड़ी बात जो हमने ज़िंदगी में सीखी और की, वो ये थी कि कोई शॉर्टकट नहीं करना है। आपको नफ़ा हो या नुकसान हो, काम जो आपने लिया है, उसे आपको अच्छे से डिलीवर करना है। जो मेजर टनल्स हैं हिंदुस्तान की, वो हमने की हैं। अटल टनल, सोनमर्ग टनल, गुलमर्ग वाली। हमने 65 एयरपोर्ट्स वर्ल्ड ओवर बनाए हैं और आज भी हम कोई 30 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का इस खास पेशकश में, जहां हम सुपर डुपर पर्सनैलिटी से आपकी रोज मुलाकात करवा रहे हैं। आज की इस खास पेशकश में एक बहुत खास अतिथि हमसे जुड़ रहे हैं। नाम है के कपिला जी। नाम बहुत जाना पहचाना है। कंसल्टेंसी फर्म की दुनिया में इनका नाम बहुत मशहूर है। प्रेसिडेंट एमिरेट्स इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट हैं, एमिरेट्स प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ आईसीटी के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने बहुत सारा काम कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ किया है, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ किया है, और भारत में विकास मॉडल को लेकर इनकी खूब चर्चा होती है। इंडियन डेवलपमेंट सेक्टर में, रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हम चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस सुपर डुपर बिजनेस टाइकॉन से। नमस्कार सर, स्वागत है। ओवर 800 बिलियन यूएसडी बिलियन, 800 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 800 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 90 यूएसडी बिलियन डॉलर का वर्क है, एंड 50 यूएसडी बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का टर्नओवर है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। ये कंपनी मैंने 6 फरवरी 1987 में इस्टेब्लिश की थी और एक पार्ट टाइम स्टेनोग्राफर के साथ काम शुरू किया। और मुझे खुशी है भी बताते हुए कि आज हम 1500 से भी ज़्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और उसके अलावा हमने 57 देशों में काम किया है। और जो मेजर टनल्स हैं हिंदुस्तान की, वो ढेर से हुआ है। हमारी कोशिश ज़रूर रही है कि हर एक फैमिली की इन्वायरमेंट में मैंने ये कंपनी चलाने की कोशिश की है। हर एक के दुख सुख में हम साथी रहे हैं, और उसकी वजह से हर वो आदमी जो हमारे साथ जुड़ा, वो तब तक नहीं छोड़ा उसने जब तक कि उसकी एक मजबूरी नहीं कोई हो गई जाने की। कोविड के दिनों में भी हमने किसी आदमी को रिट्रेंच नहीं किया। हालांकि उस पीरियड में मुझे 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे थे और हम तनख्वाहें दिए जा रहे थे। लेकिन परमात्मा ने एक ही साल में वो नुकसान मेरा पूरा कर दिया और हम आगे चलते गए। तो ये बेसिकली the urge to deliver and his blessings with it have made it possible. आपने अपनी जर्नी एक छोटी सी यात्रा शुरू की। एक, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने अपनी छोटी सी यात्रा से एक बड़ी यात्रा की शुरुआत की है, वहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कौन से ऐसे एलिमेंट्स रहे जिन्होंने आपको रीइंफोर्स किया, जो आपके लिए मोटिवेशनल एलिमेंट्स बने, और क्या क्या स्ट्रगल्स बीच में आई जिन्होंने आपको हार नहीं दिया। उन स्ट्रगल्स के बारे में बताएं और अपने सक्सेस विल पावर के बारे में भी बताएं। हमने जब काम शुरू किया तो नेचुरली कोई काम आने में थोड़ा वक्त लगता है। मेरा पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 1991 में शुरू हुआ। दैट वाज ए प्रोजेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट इन भूटान। आई डिड द फर्स्ट पोस्ट एवेल्यूएशन जो भूटान सरकार को एडीबी ने लोन दिया था, उसका कैसे उन्होंने उपयोग किया और उससे क्या रिजल्ट्स मिले, उसकी एक स्टडी काम ख़त्म होने के बाद की जाती है, जिसके लिए मुझे एडीबी ने चुना और मैंने वो जा कर के काम भूटान में किया। वो एक शुरुआत थी मेरे लिए एडीबी के साथ। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमने नेपाल में काम किया। फिर हमने
पहला वर्क जो मंगोलिया में एक कोई लोन शुरू हुआ वो एडीबी का था, वो काम भी हमको मिला और फिर देखते देखते वो बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात जो हमने ज़िंदगी में सीखी और की वो ये थी कि कोई शॉर्टकट नहीं करना है। आपको नफ़ा हो या नुकसान हो, काम जो आपने लिया है उसे आपको अच्छे से डिलीवर करना है। ये नहीं हो सकता कि आपको हर काम में मुनाफा ही हो, लेकिन अगर मुनाफा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट करेंगे, तो उसको बर्दाश्त करिए। बेशक। तो ये एक ज़रूरी था किसी भी चीज़ को चलाने के लिए और उसको कि ताकि वो अच्छे से पलपे। और हमने, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने साथियों को, अपनी टीम को हमने हमेशा प्रोत्साहन दिया और अच्छे से अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया। सर अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताएं, कैसा बचपन रहा, पिताजी क्या चाहते थे कि आप बिजनेस मेरे में आए? पिताजी रेलवे में थे। हम लोग किसी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हैं। हमारे सब फैमिली के लोग नौकरियों में ही रहे और मेरी जो इमीडिएट कज़न्स हैं या सिस्टर थी, ये सब लोग डॉक्टर रहे। मैं एक इनमें से अलग इंजीनियर बना। एक हमारी मेडिकल फैमिली रही बेसिकली, और सारी फैमिली जो थी वो जॉब में थी, कोई किसी ने बिज़नेस नहीं किया था। तो जब मैं बिज़नेस के लिए शुरू किया तो थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी लोगों में, फैमिली में, कि भाई ये कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं थी कि भाई आपके पास पैसा है, आप नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे तो कुछ और कर लोगे। तो इसलिए थोड़ा एप्रीहेंशन था, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब शुरू हुई तो मैं वहाँ पहला मुलाजिम था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम सरकार के लिए कंपनी चला सकते हैं तो अपने लिए भी चला सकते हैं। यस। उसी से फिर मैंने शुरू किया। जहाँ तक बचपन का सवाल है, मैं हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और मुझे बचपन में एक स्कॉलरशिप मिला जो उसी साल शुरू हुआ था। तो मैंने 2 साल सिंधिया स्कूल ग्वालियर में एजुकेशन ली। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ कंटिन्यू नहीं करने दिया और मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली में मैंने हायर सेकेंडरी की। फिर मैं जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने चला गया और वहाँ से इंजीनियरिंग करके मैंने 1968 में बाहर आया। और फिर फर्स्ट जॉब जो मैंने ली वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में थी। वहाँ मैं अप्रैल 72 तक रहा। उसके बाद मैं 1 जून 72 से अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आ गया, जहाँ मैं 13.5 साल रहा। और बतौर वेरियस पोजीशन, पहले असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग में। वहाँ से जब निकला तो आई वॉज डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग। उस पीरियड के भी बड़े अच्छे इंस्टेंसेस हैं। मैं 1980 में कंसल्टिंग पोर्शन डिपार्टमेंट में था। कंसल्टेंसी सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी की टेंडर किया करती थी, और हम जब मलेशिया में कोलालमपुर एयरपोर्ट डेवलप होना था तो हम उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी बिड करना चाहती थी। तो उस सिलसिले में मैं मलेशिया गया, और जब मैं वहाँ था तो मेरे से जो इकोनॉमिक प्लानिंग यूनिट के डिप्टी मिनिस्टर थे वो डॉक्टर महातीर थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास है क्या दिखाने के लिए, ये बताओ, तुम इतनी बात कर रहे हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो मैंने कहा साहब बात ये कि इंजीनियरिंग वाइज हम कर सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है वो डेवलप करने के लिए, तो आप मुझे मौका दीजिए और देखिए मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ। तो बोले तुम मेरा एक एयरपोर्ट डिज़ाइन कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे आपको एयरपोर्ट डिज़ाइन हम, और आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे।
वाह। तो बड़े एस्टॉनिश हुए कि ये क्या कर रहा है। हम वापस आ गए और वापस आके हमने बताया अपने ऑफिस में। तो कहे कैसे करेगा, मैंने कहा फिक्र मत करो मैं कर दूँ। तो मैं एक्सटर्नल अफेयर्स में गया, वहाँ पे जो जगजीवन राम जी की लड़की थी वो डिप्टी सेक्रेटरी होती थी उस ज़माने में। तो उनको मैं मिला, मैंने कहा भाई तेरी मदद चाहिए। तो बोली क्या चाहिए मदद में? मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए की असिस्टेंस चाहिए, जो तुम्हारी पावर में है, तुम लोग हर साल देते हो। तो बोली अच्छा दे देंगे। तो मैंने उस 10 लाख को 40-50 लाख की शेप में बदल दिया। वो इसलिए कि हमारे यहाँ जो तनख्वाहें थी वो बहुत थोड़ी होती थी और इंटरनेशनल रेट्स डॉलर में बहुत हायर होते थे। तो जब मैंने वो प्रपोजल बनाई तो 50-60 लाख की बन गई कि भाई हिंदुस्तान इतनी असिस्टेंस दे रहा है। वो फिर मैंने फाइल क्लियर कराई, वो भी एक रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स था। 4 सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने वो फाइल 1 दिन में क्लियर कराई। उस फाइल के साथ साथ मैं मूव कर रहा था। वो लॉक कर देते थे, फिर दूसरे सेक्रेटरी के पास जाते थे, वो लॉक खोल के साइन पढ़ते थे, साइन करते थे, फिर वो लॉक हो जाती थी, फिर तीसरे के पास गए। इस तरह वो एरिक गंसाल्वे साहब से शुरू होके रमेश भंडारी जी के पास गई, फिर वो फाइनली फाइनेंस सेक्रेटरी मल्होत्रा होते थे उस जमाने में, आर एन मल्होत्रा, उनके पास गई, उनसे क्लियर हो गई। फिर वो पीएमओ में गई, फाइनल सिग्नेचर्स वहाँ से होनी थी अप्रूवल। तो वो फॉर्चुनेटली मेरे रिलेशन थे जो उस वक्त PS to PM थे, तो उनसे उनकी मदद से वो वहाँ से क्लियर होके मिल गई मुझे। वो फाइल 9 बजे क्लियर हुई और 2 बजे की फ्लाइट से मैं रात को मलेशिया चला गया। और वहाँ जा कर के मैंने उनको कहा कि साहब ये हम कर देंगे, ये प्रपोजल है हमारी। तो माती साहब कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये तो ठीक है आपकी बात, वेरी हैप्पी कि आप ले आए हो, लेकिन मुझे इस एयरपोर्ट के बजाय ये एयरपोर्ट कर दोगे, कोटा के नाबालू एयरपोर्ट कर दो। करते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो एक एयरपोर्ट करके देना आपको, आपको ए कराना है, बी कराना है, जो कराना है बता दो। तो बोले आपको गवर्नमेंट का द्वारा जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अपनी सेक्रेटरी को बुलाइए, मैं चिट्ठी दे देता हूँ साइन करके आपको। उन्होंने बुलाया, मैंने साइन करके चिट्ठी पकड़ा दी उनको। मेरे साथ एक्टिंग हाई कमिश्नर थे BB सोनी उस ज़माने में, वो मेरा घुटना दबाए। मैंने कहा तो क्यों फिक्र कर रहा है, अगर इफ समबडी इज टू बी चार्जशीटेड आई एम द वन, तुझे थोड़ी कुछ कहेगा। तो सब वो हम चिट्ठी उठी दे के आ गए। जब हम वापस आए तो सेक्रेटरी ईस्ट होते थे एरिक गंसाल्वे, वो भी उसी होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने सोनी से पूछा क्या हुआ, तो सोनी ने नरेट किया कि साहब ये इस तरह से चिट्ठी दे आए हैं। कहते चलो थैंक गॉड समबडी हैज टेकन अ डिसीजन। Yes, it was very bold decision. इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं लगातार एक ऐसे किरदार से जिनके काम के प्रति लगन, समर्पण और जुनून ने उन्हें एक बड़ा नाम बनाया है। भारत के विनिर्माण की बात हो या भारत के ढांचे की बात हो या भारत में होने वाले विकासीय ढांचे की बात हो, हर जगह इनका नाम, इनका काम और इनकी कर्मठता दिखती है। चाहे अटल टनल की बात हो, चाहे दिल्ली मेट्रो की बात हो, हर जगह कहीं न कहीं इनके योगदान से वो चीज़ें चमक उठी हैं। हम बातचीत कर रहे हैं के कपिला जी से, जो लगातार अपनी यात्रा की चर्चा कर रहे हैं और अपने सफ़र के बारे में आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही, इस सूक्त वाक्य के साथ ही ये सेगमेंट समाप्त होता है और हम बातचीत कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे किरदार से जिन्होंने भारत के लिए स्वप्न देखा है, हिंदुस्तान के लिए स्वप्न देखा है और अगले आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। हम बातचीत कर रहे थे एक बड़े कंसल्टेंसी फर्म के चेयरमैन कपिला सर से, के कपिला सर से, और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, रोड सेफ्टी के लिए काम करने वाले एक ऐसे किरदार से जिन्होंने अपने पिछले 40 मेरे ख्याल से 40 साल के दशक में बहुत काम किया है और आगे भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ कि भारत आगे बढ़े विनिर्माण के क्षेत्र में, ढांचे के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और रोड सेफ्टी के क्षेत्र में भारत की कुछ जो कैजुअलिटीज़ हैं वो कम हो और भारत एक विकसित राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को अपनी बात पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। So, ending आप आई quotation? और आपने एंडिंग में यही कहना कि गीता बोध का एक सेंटेंस है जो महात्मा गांधी ने गीता एक ही सेंटेंस में बताई है
और वो सेंटेंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। कर्म योग का आचरण करते हुए, कर्म योग का आचरण करते हुए मृत्यु पाने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।